गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत की परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण भेद जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो वक्रोक्ति सिद्धांत को कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। वक्रोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ है वक्र प्लस उक्ति, अर्थात वह उक्ति जो सीधे न कहकर घुमावदार रूप में प्रस्तुत की जाए। साहित्य में वक्रोक्ति को अलंकार या काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह अभिव्यक्ति का एक ऐसा तरीका है जिसमें शब्दों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वे अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष गहरे या व्यंग्यात्मक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वक्रोक्ति एक ऐसी शैली है जिसमें किसी बात को सीधे न कहकर विशेष शैली में कहा जाता है ताकि अभिव्यक्ति प्रभावी और मनमोहक बन सके। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो परीक्षा में आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। वक्रोक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ वक्र प्लस उक्ति, अर्थात वह उक्ति जो सीधे न कहकर घुमावदार रूप में प्रस्तुत की जाए। साहित्य में वक्रोक्ति को अलंकार या काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह अभिव्यक्ति का एक ऐसा तरीका है जिसमें शब्दों को उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वे अपनी साधारण अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष गहरे या व्यंग्यात्मक अर्थ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार वक्रोक्ति एक ऐसी शैली है जिसमें किसी बात को सीधे न कहकर विशेष शैली में कहा जाता है ताकि अभिव्यक्ति प्रभावी और मनमोहक बन सके। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रोक्ति की परिभाषा क्या है? संस्कृत साहित्य में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार काव्यम तु वक्रोक्ति जीवितम, अर्थात काव्य की आत्मा वक्रोक्ति में होती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि काव्यम तुम वक्रोक्ति जीवितम, ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य कुंतक ने, जिसका तात्पर्य है काव्य की आत्मा वक्रोक्ति में होती है। कुंतक के मतानुसार वक्रोक्ति का आश्रय लेकर कवि अपने काव्य को आकर्षक और मनोहारी बनाता है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति वह शैली है जिसमें किसी विचार या भाव को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि वह पाठक या श्रोता को अधिक प्रभावित करे और उसमें एक विशेष रस का संचार करे। चलिए अभी वक्रोक्ति के महत्वपूर्ण भेदों की चर्चा करते हैं। वक्रोक्ति के अनेक भेद माने जाते हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति के निम्नलिखित भेद बताए हैं। तो सबसे पहला भेद है शब्द वक्रता। तो शब्द वक्रता का तात्पर्य क्या है? जब शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनकी साधारण अर्थ छोड़कर कुछ विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। शब्दों के चयन, उनके संयोजन और शैली में परिवर्तन करके यह वक्रता उत्पन्न की जाती है। उसके बाद आता है अर्थ वक्रता। जब अर्थ को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि उसमें कोई गूढ़ या आंतरिक भाव प्रकट हो, यह वक्रता भाव की गहराई को प्रस्तुत करती है और पाठक को उस भाव को समझने में आनंद आता है। तो फिर से पढ़ते हैं। जब अर्थ को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि उसमें कोई गूढ़ या आंतरिक भाव प्रकट हो, यह वक्रता भाव की गहराई को प्रस्तुत करती है और पाठक को उस भाव को समझने में आनंद आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है।
इसके बाद आता है वर्ण वक्रता। वर्णों या अक्षरों का ऐसा प्रयोग जिससे शब्दों में विशेष ध्वनि का आभास हो और वह व्यंग्यात्मक या सुंदरता का भाव उत्पन्न करे। इसके बाद आता है वाक्य वक्रता। तो वाक्य वक्रता का तात्पर्य क्या है? जब पूरे वाक्य को ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि उसका वास्तविक अर्थ भिन्न प्रतीत हो। इसमें वाक्य की रचना और क्रम का विशेष महत्व होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। जब पूरे वाक्य को ऐसा प्रस्तुत किया जाए कि उसका वास्तविक अर्थ भिन्न प्रतीत हो, इसमें वाक्य की रचना और क्रम का विशेष महत्व होता है। इसके बाद आता है प्रकरण वक्रता। तो प्रकरण वक्रता का तात्पर्य इस प्रकार है, किसी विशेष प्रसंग में किसी घटना या स्थिति को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसमें एक विशेष अर्थ छिपा हो और पाठक को गूढ़ता का आभास हो। तो किसी विशेष प्रसंग में किसी घटना या स्थिति को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसमें एक विशेष अर्थ छिपा हो और पाठक को गूढ़ता का आभास हो। इसके बाद आता है प्रबंध वक्रता। तो प्रबंध वक्रता का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है, जब संपूर्ण रचना में एक विशिष्ट शैली या विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसकी वक्रता पूरे काव्य में बनी रहे। यह काव्य का केंद्रीय भाव होता है जो पूरे काव्य में व्याप्त रहता है। तो फिर से पढ़ते हैं। जब संपूर्ण रचना में एक विशिष्ट शैली या विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसकी वक्रता पूरे काव्य में बनी रहे, यह काव्य का केंद्रीय भाव होता है जो पूरे काव्य में व्याप्त रहता है। तो ये जो है प्रबंध वक्रता कहलाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए वक्रोक्ति के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करते हैं। कालिदास के मेघदूतम में स तु प्रसाद महंती चकार, यहाँ कवि ने सामान्य वर्षा का वर्णन न करते हुए बादलों के माध्यम से प्रेम का संदेश प्रेषित करने की बात कही है, जो कि वक्रोक्ति का सुंदर उदाहरण है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये कालिदास ने लिखा है। इसके बाद महादेवी वर्मा के शब्दों में जो तुम आ जाते एक बार, इस पंक्ति में कवयित्री ने अपने प्रिय के प्रति गहरी पीड़ा और अभिलाषा को व्यंजित किया है, परंतु सीधे सीधे कुछ न कहकर एक गहरी अनुभूति को वक्रोक्ति के रूप में व्यक्त किया है। जो तुम आ जाते एक बार, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी वक्रोक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये परीक्षा में आ सकता है। और फिर आते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार वक्रोक्ति सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। यहाँ हिमालय और सूर्य की किरणों के माध्यम से राष्ट्र और स्वतंत्रता की भावना को वक्रोक्ति में व्यक्त किया गया है। तो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। यहाँ हिमालय और सूर्य की किरणों के माध्यम से राष्ट्र और स्वतंत्रता की भावना को वक्रोक्ति में व्यक्त किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए उपसंहार की चर्चा करते हैं। वक्रोक्ति साहित्य की एक अनमोल कला है जो काव्य को सौंदर्य, प्रभाव और व्यंजना से भर देती है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है और इसके बिना काव्य निष्प्राण होता है। वक्रोक्ति का उपयोग न केवल संस्कृत साहित्य में बल्कि हिंदी और अन्य भाषाओं के साहित्य में भी व्यापक रूप से किया गया है। यह पाठक के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करती है और उसके चिंतन को एक नई दिशा देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने भारतीय काव्यशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय
वक्रोक्ति सिद्धांत की चर्चा की। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आज हमने इसका सिर्फ एक छोटा सा विषय आज हमने इसकी चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण क्लास मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।